कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के मामले पर समाअत जारी है। हाईकोर्ट की एक रुकनी बेंच मामले की समाअत कर रही है। इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हिजाब मामले पर रियासत में कई जगह हंगामा भी हुआ है। और कर्नाटक के शिवमोगा में हिजाब पर तनाज़ा जारी है। यहां पर हिजाब की मुखालफत करते हुए जबरदस्त एहतजाज किया गया। यहां सरकारी कॉलेज में भगवा झंडा लहराया गया और सरकारी कॉलेज में जाफरानी शॉल पहनकर तलबा ने एहतजाज किया। शिवमोगा के चंद कॉलेजों में पथराव के वाकयात भी रूनुमा हुए। हालात को देखते हुए शिवमोगा में दफा 144 नाफिज कर दी गई। हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को गेट पर रोकने की कोशिश की गई। कर्नाटक के बागलकोट जिले में भी कशीदगी देखने को मिली। बड़ी तादाद में सड़कों पर दिखे तलबा, कहीं बुर्के की हिमायत और कहीं मुखालफत में नारेबाजी की गई। बागलकोट जिले के बनहट्टी में काफी कशीदगी देखने को मिली। यहां पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और पुलिस ने हरिहर दावनगिरे में हिजाब की हिमायत और मुखालफत में एहतजाज करने वाले तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। हिंदू तलबा केसरी शॉल पहनने पर बजिद हैं तो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पर बजिद हैं। पुलिस ने तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। रऊफ, काफी मसला आज उलझ गया है। एक तरह से एहतजाज पर डटे हुए हैं। कोई हिजाब को लेकर हिमायत कर रहा है तो कोई शॉल को लेकर भी, जिस तरह से हिंदू तंजीमें हैं या कुछ तलबा ने तो आज तिरंगा निकाल भगवा झंडा लहराया। क्या कुछ हालात हैं इस वक्त अभी? जी देखिए, रियासत कर्नाटक के चंद एक मुकामात पर कशीदगी देखने को मिल रही है। खास तौर पर दावनगिरे और शिवमोगा में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। आज यहां सुबह पथराव के वाकयात हुए और उसके बाद जो है एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे कहीं न कहीं हर तरफ से जिसकी मजम्मत की जा रही है कि जहां पर तिरंगा लहराया जाता है वहां पर आज जो है भगवा झंडा लहराकर तलबा ने जो है हिजाब की मुखालिफत में एहतजाज किया। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि दावनगिरे के हरिहर शहर में इस वक्त कशीदगी का माहौल है। यहाँ पर भी हिजाब की मुखालिफत और तायद में एहतजाज हुए और एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज की और उसके बाद जो है हवा में जो है आंसू गैस शल दागे हैं और इस वक्त जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि हालात को काबू में लाया जाए और हरिहर शहर में भी दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ रियासत के वजीर दाखिला और वजीर तालीम अवाम से अपील कर रहे हैं कि वो अमन अमान बनाए रखें। कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। यहाँ पर जिलानी ये बताता चलूं कि कोर्ट में इस वक्त जो है जिरह जारी है। यहाँ कुछ ही मिनट में हो सकता है कि अदालत अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन इससे कबल जो है आज जो कशीदगी का माहौल और पथराव का माहौल और एहतजाजात देखने और हंगामा आ रही है और कॉलेज कैंपस में इस तरह की तस्वीरें काफी तशवीशनाक साबित हो रही हैं और तलबा के दरमियान इस तरह की नफरत और इस तरह की जो दीवारें खड़ी की जा रही हैं उसकी जाहिर सी बात है कि हर तरफ से मजम्मत हो रही है। रऊफ, जिस तरह से स्कूल में यह हंगामा हो रहा है और अदालत में एक तरफ फैसला चल रहा, बातचीत हो रही है, इस पर समाअत हो रही है, बात पार्लियामेंट तक पहुंची है, मामला इस हद तक पहुंचा है। सिर्फ एक स्कूल का ही ये एक मामला था, लेकिन अब धीरे धीरे ये पूरे मुल्क में फैल रहा है। मध्य प्रदेश में भी अब ड्रेस कोड की बात हो रही है। तो ड्रेस कोड को लेकर स्कूल इंतजामिया का और कर्नाटक सरकार का क्या मौकफ है? जी देखिए, ये जो जब तनाजा शुरू हुआ उडुपी की एक सरकारी कॉलेज से सिर्फ 6 तालिबात के साथ ये तनाजा पैदा हुआ था। ये मामला इब्तदाई मरहले में हल किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉलेज की जो इंतजामिया थी, यानी कि उडुपी की सरकारी पीयू कॉलेज की जो इंतजामिया थी वो अपने फैसले पर अटल रही कि जो रूल्स बनाए गए हैं उसकी पासदारी करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। तो इसके बाद 6 मुस्लिम लड़कियों ने कहा कि हिजाब उनका हक है, तो वो इस सिलसिले में अपने एहतजाज को जारी रखते हुए आगे बढ़ने लगी। तो अचानक यहाँ पर यह हुआ कि
हिंदू तंजीमें इस पूरे मामले में मुदाखलत करती हुई नजर आई और बाकायदा जो है जाफरानी शाल, भगवा शाल स्टूडेंट्स में तकसीम किए गए और इसके बाद हिजाब की मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहरे होने लगे। तो इसके बाद जो है मुस्लिम खवातीन और मुस्लिम तंजीमों की जानिब से भी जो है एहतजाज की तायद में मुजाहरे होने लगे। ये 2 दिनों से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा और आज हालात जो है कशीदगी और पथराव और तू मई पर आ गए हैं और एक तरह से बेकाबू भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इससे कबल आखिर हुकूमत अब क्या फैसला लेगी। यहाँ पर रियासत के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार ने ये मशवरा दिया वजीर आला को कि वो अगर हालात पर काबू नहीं पा सकते, अमन व अमान बरकरार नहीं रख सकते हैं तो फौरी तौर पर 15 दिनों के लिए कॉलेजों के वो छुट्टी का ऐलान कर दें। तो हम देख रहे हैं कि एक जानिब से कोरोना की वजह से इतने दिनों तक स्कूल और कॉलेज तालीमी इदारे बंद थे, अब जबकि तालीमी इदारे खुले हैं तो ये नफरत का एक तरह से एक वायरस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी रऊफ, अभी भी क्या जहां ये हंगामा हो रहा है इन कॉलेज और स्कूल्स में, अभी भी क्या एहतजाज जारी है या पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया और तलबा को मुंतशिर तो कर दिया है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी हालात यहाँ पर काबू में है, माहौल कशीदा जरूर है। एहतजाजी जो है वो अपने अपने मकामात पर लौट गए हैं और पुलिस की जो तैनाती है हरिहर की मैं बात कर रहा हूँ, जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं हरिहर की है और यहाँ पर जो है हालात फिल वक्त जो है काबू में है। इसके अलावा शिवमोगा में वहां पर भी जो है जहाँ पर पथराव हुआ था और बाकायदा जो है भगवा झंडा लहराने का जो मामला पेश आया है, तो इस सिलसिले में भी यहाँ पर भी जो है हालात काबू में है। अब ये देखना होगा कि सबको अदालत के फैसले का इंतजार है। तो दूसरी जानिब क्या हुकूमत इन हालात पर काबू पाने के लिए क्या कॉलेज को छुट्टी का ऐलान कर सकती है या कोई और कदम उठा सकती है, ये भी एक देखने की बात होगी। जिलानी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर। जैसा कि उन्होंने बताया कि एक तरफ अदालत में समाअत जारी है और सरकार समाअत के बाद कोई फैसला ले सकती है। फिलहाल तलबा को मुंतशिर कर दिया गया है इस पूरे एहतजाज के दौरान। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने हिजाब मामले को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत करते हुए कहा कि ये बदकिस्मती है कि अगर कोई स्कार्फ रख ले और उन्हें क्लास में न जाने दिया जाए तो ये आईनी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है वो मंसूबाबंद तरीके से हो रहा है। कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा लगातार जोर पकड़ रहा है और इसका दायरा बढ़ रहा है। आज इस मामले पर अदालत में सुनवाई भी होनी है, लेकिन इस सब के बीच राजनीति तेज़ हो गई है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जावेद साहब। जावेद साहब, जिस तरीके से ये मुद्दा सामने आया है, क्या लगता है आपको, क्या सरकार की नाकामी रही या ये एक सोची समझी रणनीति है? ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति है और जो बच्चियां हैं, एक तरफ आप कहते हैं बच्ची पढ़ाओ और वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि एक छोटे से स्कार्फ अगर सर पे रख लिया जाए उस पे उसको इस क्लासरूम नहीं जाने दिया जाए। ये तो सरासर उल्लंघन है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और उसको पढ़ने दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर दलील दी जा रही है कि ये ड्रेस कोड का मामला है, सबको एक तरह की ड्रेस पहननी चाहिए, यूनिटी का मामला है, सरकार की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हैं और उसके बाद बहुत सारी जो छात्राएं हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक शॉल डाल करके, गमछा डाल करके आ रहे हैं, भगवा गमछा। ये सब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये मौजूदा सरकार आरएसएस और बीजेपी का ये एजेंडा है कि किस तरह समाज को बांटा जाए। अब बेशर्मी की हद ये हो गई है कि बच्चों तक में पहुंच गए हैं। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको धर्म के बारे में सही से मालूम भी नहीं होगा, उसको बांट रहे हैं। आप खुद की तरफ देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी मतलब 1000 टोपी में नज़र आए वो, और मतलब सैकड़ों अलग अलग ड्रेस में आए। हमारे पार्लियामेंट में और अलग अलग विधानसभाओं में आप ज़रा ड्रेस कोड देखिए, आप क्या वही ड्रेस कोड है क्या? लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो अपील कर रहे हैं लोग शांति बना कर रखें और हाईकोर्ट का फैसला आने दें। हाईकोर्ट पर एक तरीके से सब कुछ डाल दिया है। तो फिर मुख्यमंत्री किस लिए हो भाई? इस्तीफ़ा दो, निकम्मी सरकार है, इस्तीफ़ा दो आप। अगर आपसे नहीं ये बुनियादी बात आप
एक बच्चे की हक को आप मारना चाह रहे हैं और आप कह देते हैं कि हाईकोर्ट फैसला करेगा, तो किस बात का आप मुख्यमंत्री, किस बात का सरकार चला रहे हैं? ये जितने भी आरएसएस और बीजेपी की सरकार है जहाँ भी, ये सब नाकामयाब है और उनका मंशा है कि किस तरह हिंदू मुस्लिम पे, किस तरह दलितों को, किस तरह एससी को, ओबीसी को किस तरह से साइडलाइन किया जाए, ये इनकी मंशा है। चाहे किसी योजना की आप बात कर लीजिए, तो ये डिवाइड ऑन रूल करना चाहते हैं और हिंदुस्तान को बर्बाद किए जा रहे हैं ये लोग। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी हिजाब पर पाबंदी लगाने का मामला सामने आ गया। मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूली तालीम इंदर सिंह परमार का कहना है कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। स्कूलों में सिर्फ ड्रेस कोड ही लागू होगा। जिन्हें हिजाब पहनना है वो अपने घरों में पहने, स्कूलों में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने वजीर बराए स्कूली तालीम इंदर सिंह परमार के बयान को अफसोसनाक करार दिया है। नहीं, मध्य प्रदेश में हम गणवेश की बात कर रहे हैं। हर स्कूल का अपना एक गणवेश है। गणवेश पहनकर बच्चे आए। गणवेश स्कूल की पहचान है, गणवेश अनुशासन की पहचान है और गणवेश समानता की पहचान है। और समानता के का भाव को और प्रखरता के साथ बढ़ाने के लिए, सद्भाव के भाव को और प्रखरता से बढ़ाने के लिए गणवेश अनिवार्य है। उसी के बारे में आज चर्चा हो रही है। हाल से हिजाब पहनने की इस देश में कोई प्रतिबंध नहीं है, मध्य प्रदेश में भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन वो हिजाब पहने, अपने घरों में पहने, बाजार में पहने, अन्य जगह पहने। लेकिन हमारा शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर हम गणवेश तय करते हैं, सभी बच्चों के लिए गणवेश पहनना अनिवार्य होता है, वहाँ गणवेश ही पहनना पड़ेगा। ये अफसोसनाक बयान है। बच्चियाँ कवर्ड अच्छी लगती हैं, जैसे मैं अपनी बेटी को अच्छे वस्त्र पहनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे चाहता हूँ कि उसका जिस्म बाहर ना दिखे। तो मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए सोचता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र की जो वो बार बार बात कर रहे हैं कि हिजाब, तो हिजाब से 70 साल में शिक्षा के जगत में कहीं कोई एटमॉस्फेयर खराब नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हुआ। और एक दौर ऐसा आया कि सबको मास्क लगाना पड़ा। जब मालिक की मार पड़ी तो पूरा देश मास्क लगा रहा है आज। तो मेहरबानी करके छेड़ाछाड़ी ना करें, बच्चियों को बच्चियों के सम्मान के तक से रहने दें और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें। शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें इंदर सिंह परमार, जो गांव देहात तो छोड़िए, शहर के अंदर स्कूलों का क्या हाल है। चलो उसको सुधारें, उसके लिए बजट लाए, फिर बात। अगर लागू किया जाता है तो आप? विरोध करूंगा, हर तरह से विरोध करूंगा। किसी हाल में मध्य प्रदेश में इस तरह की चीजों। गुजरात की खुसूसी अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलावार बम धमाकों से मुतल्लिक अपना फैसला सुनाया। अदालत ने बम धमाका केस में 77 अफराद में 49 मुलजमीन को मुजरिम करार दिया, जबकि 28 अफराद को बरी कर दिया है। कसूरवार अफराद को कल सजा सुनाई जाएगी। 2008 में सिलसिलावार बम धमाकों में 56 अफराद हलाक हुए थे। इस केस में तकरीबन 77 मुलजमान पर मुकदमा चलाया गया। 13 साल से ज्यादा पुराने केस में अदालत ने गुज़श्ता साल सितंबर में समाअत मुकम्मल की थी। इस मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों से पूरा अहमदाबाद दरज उठा था। इस वाक़े में तकरीबन 56 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। अहमदाबाद पुलिस ने दावा किया था कि इन धमाकों में दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन से वाबस्ता लोग मुलविस थे। Total 49 accused were convicted by the designated special judge Sri A.R. Patel today, and 28 accused were acquitted by the designated judge for bomb blast cases. इसमें total 28 accused they were acquitted for the all charges, and other accused who were convicted by the honorable court, they are convicted for the offence under section 302 of IPC and UAPA Act, that is section 16 and other sections for terrorist act. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा।
सभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि आज मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि 75 सालों में मुल्क को समत और रफ्तार देने के लिए कई सतहों पर कोशिशें की गई। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो 1984 में सिखों का कत्लेआम न होता और न ही कश्मीरी पंडित हिजरत करने पर मजबूर होते। अपनी तकरीर में पीएम मोदी ने कहा कि गुज़श्ता सालों में इंसानियत ने कोरोना वबा से बड़ा बहरान नहीं देखा। कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के काम की तारीफ हो रही है। कि आज विश्व में साल 2021 में लगभग 1,20,00,000 नए ईपीएफओ के पैरोल पे जुड़े। और ये हम न भूले, ये सारे फॉर्मल जॉब से, मैं इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा, फॉर्मल जॉब से। और इनमें भी 60-65 लाख 18 से 25 साल की आयु के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र पहली जॉब की है, यानी पहली बार जॉब मार्केट में उनकी एंट्री हुई है। आदरणीय सभापति जी, रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के पहले की तुलना में कोविड रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद हायरिंग दोगुनी बढ़ गई है। नेस्कॉम की रिपोर्ट में भी यही ट्रेंड की चर्चा है। इसके अनुसार 2017 के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब, नेस्कॉम का कहना है, 27 लाख जॉब्स आईटी सेक्टर में, और ये सिर्फ स्किल की दृष्टि नहीं, उससे ऊपर के लेवल के लोग होते हैं जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से वजह से भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है और उसका लाभ रोजगार के क्षेत्र में सीधा सीधा होता है। महामारी के दबाव के बावजूद हमने महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया है, ईमानदारी से कोशिश की। 2014 से लेकर 2020 तक ये दर 4 से 5% के आसपास थी। इसकी तुलना जरा यूपीए के दौर से करें तो पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी। यूपीए के समय डबल डिजिट छू रही थी। आज हम एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जो हाई ग्रोथ और मीडियम इन्फ्लेशन अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती।
न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ा। और कांग्रेस की तनकीद के दौरान पार्टी लीडरों ने वॉकआउट किया और मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर हमने सवाल पूछे पीएम के पास उसका कोई जवाब नहीं है। पीएम सिर्फ कांग्रेस के पुराने मुद्दों पर बयानबाजी कर 5 रियासतों में वोट बटोरना चाहते हैं। सख्त मेहनत और अज़्म तकरीबन कुछ भी मुमकिन बना सकता है। न्यूज़ 18 की मुहिम बायजूस यंग जीनियस सिटीजन सीजन 2 में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में तकरीबन नामुमकिन लगता है। और यही हमने बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। नमस्कार एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आज इस मंच पर भी खेल जगत से कुछ ऐसे जिद्दी और जिगर वाले यंग जीनियस आएंगे और हमारे इस एपिसोड को एक बहुत ही खास एपिसोड बनाएंगे। जब मैं राइफल में अपनी बुलेट लोड करती हूँ तो मुझे सिर्फ बुल्सआई दिखता है। हम जगमगाएंगे। मैं हूँ सिमरन शर्मा। मैं एक नेशनल पैरा राइफल मेडलिस्ट हूँ। जब वो सिमरन 9 महीने की थी तब हम लोगों का एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि सिमरन की मेजर स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी हुई थी एंड आफ्टर दैट शी वाज पैरालाइज्ड। मेरा ड्रीम है कि मैं 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। जो अपने जुनून से संभव और असंभव के बीच का फर्क मिटा दे, जो अपनी इच्छा शक्ति से किस्मत को बदल कर दिखा दे, ऐसे हैं हमारे अगले जीनियस। किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा रखे। अपन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भले हालात कैसे भी हो। मेरा नाम अब्दुल कादिर इंदौरी है और मैं एक नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन हूँ। आप लोग जो भी करते हो वो सब मैं अपने पैरों से, जैसे कि लिखना, साइकिलिंग, लैपटॉप चलाना, टैबलेट, फोन, ये सब मैं पैर से कर लेता हूँ। एक बात बताइए अब्दुल, जब आपके साथ एक्सीडेंट हुआ तब आप कितने साल के थे? 7। आपको हिम्मत किसने दी? पापा ऐसे सिखाते नहीं थे कि तू निराश हो, मतलब मींस गॉड की चीज थी, गॉड ने ले ली, अपन क्या कर सकते। बस जो काम हाथ से कर रहे हो पैर से करो। और अब देखिए क्रिप्टो की समझ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम क्रिप्टो ट्रेंडिंग की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम नुकसान से खुद को बचा सकें। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो वो सिचुएशन है जिसमें सिर्फ लालच के चलते इन्वेस्टर हाई प्राइस पर क्रिप्टो कॉइन खरीद लेते हैं या फिर कहीं मौका चूक न जाए इस डर से जल्दी बेच देते हैं। कई बार इन्वेस्टर तब मार्केट में एंट्री करता है जब प्राइस बहुत हाई हो और जैसे ही मार्केट गिरने लगता है वो डर की वजह से एग्जिट कर लेता है, जिससे उसे काफी नुकसान होता है। आमतौर पर होने वाली गलतियों से बचना है तो लालच न करें। कुछ इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद में लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। बॉटम लाइन यह है इमोशंस को खुद पर हावी न होने देना। साइकोलॉजी प्रेशर से डील करने के लिए कुछ रूल्स बना लें, जैसे अपने रिस्क रिवार्ड टॉलरेंस के हिसाब से प्रॉफिट टारगेट सेट कर लें। जो ट्रेडर्स नई शुरुआत कर रहे हैं वो छोटे से शुरू करें और ज़ेड-पे जैसे किसी बेहद सहज प्लेटफॉर्म पर सीमित पैसों के साथ इन्वेस्ट करें, लेकिन उससे पहले क्रिप्टो के बेसिक्स समझ लें। इन टिप्स को फॉलो करके आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।